हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। जैविक संसाधनों का वितरण। देखिए, हमने यहाँ पर दोनों पार्ट करेंगे, जैविक भी करेंगे, अजैविक भी करेंगे। तो जैविक संसाधनों का वितरण यहाँ पर किस प्रकार है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी दिलचस्प रहेगा। जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि जैविक संसाधन वो होते हैं जो जीवित होते हैं। तो जीवित के अंतर्गत जो पहला पॉइंट आता है वन। वन भी एक जीवित ही है, क्योंकि ये भी जो है ब्रेथ करता है, ग्रो करता है और अपने जैसा जो है पौधों को जो है बनाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वन के अंतर्गत जो है कहते हैं भूगोल विषय में जब हम वितरण शब्द का प्रयोग करते हैं, तब इसका जो है मुख्य तात्पर्य जो है भौगोलिक घटनाओं और जो है भौगोलिक या स्थानीय वितरण से होता है। अन्यथा एक समाजशास्त्री के लिए वितरण का अर्थ मुख्यतः समाज की विभिन्न समाज श्रेणियों में वितरण से होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाता है। कहते हैं पृथ्वी की परिघटनाओं को जो है भौगोलिक अध्ययन करते समय एक जो है भूगोल वार्ता को दृष्टिकोण से प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य इन परिघटनाओं और इस संदर्भों में जो है वनों का वितरण से होता है कि क्षेत्रीय विभिन्नताओं को समझना तथा इस हेतु उत्तरदायी कारणों का जो है परीक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। वर्तमान में भारत की जो है 75.5 बिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वनाच्छित है, जो कि कुल भौगोलिक जो है क्षेत्रफल का लगभग 23% है। वनों के वितरण में लगभग जो है 83% का अंतर पाया जाता है। देखिए, वनों के वितरण में लगभग 83% का अंतर पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि अंडोबार व निकोबार द्वीप समूह में 87% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाया गया है। और वहीं जो है हरियाणा में केवल 4% ही है। तो आप समझ सकते हो कि भारत में जो है वनों का वितरण किस प्रकार है, और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारी राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भूभाग को जो है वनाच्छित होना चाहिए। और देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि भाग को होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश यह हमारी वन नीति में निर्धारित रेखांकित मानदंड से नीचे है। अब समझ सकते हो कि जो है पूरे विश्व जो है किस घटनाओं से अब आने वाले समय में गुजर सकता है, क्योंकि दुर्भाग्य हम यहाँ पर नहीं कहेंगे, लोगों की चापलूसी करेंगे और अमीरी बनने का एक संकेत कहेंगे, जिसके कारण से उन्होंने पेड़ पौधों को जो है इतने विनाश किया है जिसका कोई जो है हिसाब देना संभव ही नहीं है। और दूसरी बात ये भी कहा जा सकता है कि सरकार की जो है लापरवाही का भी यहाँ पर सबूत दिख रहा है। कहते हैं सरकार और चीज़ों में तो बहुत ही तेज़ी दिखाती है, लेकिन वन के संरक्षण में नहीं दिखाती है। तो इसका आने वाला समय में जो है हर एक व्यक्ति को इसके जो है परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहना भी चाहिए। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों की 6 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, और ये जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पनपती वन हो सकते हैं, कटीली झाड़ियाँ हो सकती है, ज्वारीय वन हो सकता है और पर्वतीय वन भी हो सकते हैं। देखिए, इस सब के बारे में जो है मैंने टॉपिक पहले डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को देखना है तो वो भी देख सकते हो, उष्णकटिबंधीय पनपती वन देखना है तो वो भी देख सकते हो, कटीली झाड़ियाँ देख सकते हो, ज्वारीय वन और पर्वतीय वन। तो ये सारे के सारे वीडियो जो है पहले ही आपके लिए उपलब्ध है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करके इनको जो है प्राप्त कर सकते हो और इसको अच्छे समझ भी सकते हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष है वन जीवन। देखिए, वन जीवन भी जैविक के अंतर्गत आता है। कहते हैं भारत में वन जीवों की जो है बहुसंख्य प्रजाति पाई जाती है। कहते हैं ज्ञात विश्व में जो है जानवरों की पाई जाने वाली कुल जो है 1.05 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 75,000 यानी 7.46% भारत में ही पाई जाती है। तो कहा जाए 7% जो है यानी 7.46% भारत में जो है प्रजातियां पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। कहते हैं भारत में जो है पंछियों की 1,200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जो कि हमारे भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्तनपायी जीवों में हमारे पास जो विशालकाय हाथी है, जो कि असम, केरल और कर्नाटक के वनों में बेखूबी पाई जाती है। और जो है ऊँट शुष्क क्षेत्रों में एवं जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। गुजरात के जो है गिर वनों में जो है भारतीय सिंह भी मिलते हैं
और एक सींग वाला गेंडा जो है असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। और भारत में बंदरों एवं हिरणों की कई प्रजातियां भी देखने को मिलता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ सबसे सुंदर जानवरों में जो है चैसिंगा, कृष्णमुर्ग और जो चिक्कारा शामिल हुए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिरण की प्रजातियों में जो है हैगुल्स यानी कश्मीरी मुर्ग और समापा हिरण जो है चीतल, कस्तूरी मुर्ग और जो है पिसूरी सम्मिलित है। बिल्ली परिवार के अंतर्गत आने वाले जानवरों में तेंदुआ, क्लाउडेट्स तेंदुआ एवं हिम तेंदुआ पाया जाता है। हिमालय श्रेणी में कई दिलचस्प जानवर जैसे कि जंगली भेड़, पहाड़ी बकरी, साकिन, छुछुंदर और तापिर पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अपने स्थान यहाँ पर रखते हैं। हमारे देश में जो है पंछुओं का जीवन भी सामान्य रूप से समृद्ध एवं रंगीन है। कहते हैं शानदार मोर भारत के राष्ट्रीय पक्षी है और वनों एवं नम भूमियों में जो है फोटोजट और गीज, बत्तख, मैना, तोते, कबूतर, केन, सारस, धनेश और सनबर्ड पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयल और बुलबुल जैसे गाने वाले पंछी भी मिलते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है देखिए पशुधन। देखिए पशुधन भी जैविक लक्षणों के अंतर्गत आता है। कहते हैं विश्व के लगभग जो है 57% जो है भैंसों एवं लगभग 15% गाय बैल भारत में पाए जाते हैं। और भारत के 2/3 से ज़्यादा मवेशी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड और झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान राज्यों में पाए जाते हैं। यानी 2/3 से ज़्यादा इन क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत कुल जो है भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है। यानी भारत के कुल भेड़ों का 1/4 से ज़्यादा हिस्सा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जबकि भारत की आधे से अधिक ज़्यादा बकरियाँ बिहार, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले पशु जैसे कि बैल, भैंस, गाय आदि भारत में कृषक समुदाय के मित्र हैं। देखिए ये बात यहाँ पर जो है थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आज जो है बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, न भैंसों का जो है उपयोग किया जा रहा है कृषियों में, क्योंकि आजकल तो ये लोग जितने भी जानवर हैं आजकल सड़कों पर ही नज़र आते हैं। कहते हैं आज बैल का वो कदर नहीं रह गया जो पुराने समय में हुआ करता था। कहते हैं बैल का तो अस्तित्व ही आज मिटने के कगार पे आ गया है। आज यहाँ पर थ्रेसर ट्रैक्टर ने ले लिया है तो बैल का अस्तित्व बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। पुराने समय में बैल का इतना कीमत था, इतना समझ थी, इतनी ज़रूरत थी, लेकिन आज जो है बैल जो है हमेशा आपको रोड पे ही नज़र दिखेंगे। तो ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर परिस्थिति बन गई है इन जानवरों के लिए भी। कहते हैं विभिन्न कृषि कार्य में जुताई, बुनाई, गहराई आदि कृषि उत्पादन के परिणाम में प्रयुक्त किए जाते थे। पहले के समय में इनका बहुत ही उपयोग हुआ करता था। कहते हैं ये बहुत महंगे भी होते थे और इनका बहुत ही उपयोगिता भी थी। चाहे जुताई हो, बुआई हो, गहराई हो, और कृषि उत्पादों में जो है इनका बहुत ही उपयोग किया जाता था। इसके बाद भी कृषि में मशीनीकरण के साथ विशेषकर उत्तर पश्चिमी भारत में तटीय आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में कृषि कार्य में पशु शक्ति का महत्व कम हो रहा है। और कम हो रहा है क्या, कम हो चुका है। आज पशु का कोई महत्व नहीं रह गया इन क्षेत्रों में। गाय व भैंस द्वारा दूध और भेड़ के ऊन, मांस एवं चमड़ी प्राप्त होती है। देखिए गाय और भैंस का इसलिए आज के समय में अस्तित्व है क्योंकि इससे जो है दूध प्राप्त होती है, इसलिए आज के समय में इसका थोड़ा महत्व है। कहते हैं भेड़ से जो है ऊन प्राप्त की जाती है, मांस व चमड़ी की प्राप्ति भी होती है। बकरियों से दूध, मांस, बाल एवं चमड़ी भी मिलता है। अंडे व पंखों के लिए जो है चूजे, बतखों, गीज एवं टाकी पाली जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मछली। देखिए ये फिशरीज होती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के विशाल महाद्वीपीय आकार वाले झीलों व नदियों में मछलियों के भोजन की पर्याप्त उपलब्धता है। और कहते हैं आधे से जनसंख्या को जो है मछली के द्वारा ही पोषित किया जाता है। सागरी धाराओं और कुशल मछुआरों के कारण देश में जो है मछली के विकास को प्रचुर अवसर मिले हैं। यहाँ सागरों और महासागरों के सागरीय मत्स्य का झीलों और नदियों एवं जलाशयों में अंतस्थायी जो है मछली के पालन जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी हुआ है। तो काफ़ी ज़रूरी बात है, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखा जाए तो भारत में विभिन्न प्रकार की मछलियों की जो है 1800 से भी अधिक ज़्यादा प्रजातियां विद्यमान है। तो भारत में काफ़ी प्रजातियां जो है मछली के देखने को मिल जाता है।
भारत में 4 प्रकार की जो है मत्स्य, जैसे सागरीय मछली, स्वच्छ जल या अंतस्थलीय मछली, एस्चुरी मछली एवं पेरस मत्स्य पाई जाती है। भारतीय मत्स्य उत्पादन में जो है सागरीय मछलियों का हिस्सा लगभग 63% है। यानी देखा जाए तो सागरीय क्षेत्र में जो है मछलियों की प्रतिशत सबसे अधिक है, यानी 63% है। यहाँ की प्रमुख मछलियाँ जो है सर गाइडेंस, मेरकरस, ग्रैंड एक्लो, आइसेस एंड सिल्वर बेजिल है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये नाम जो है अंग्रेज के नाम है जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, यानी ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। किंतु अगर हम आगे देखें तो हमारे पास आता ये है कि जैसे कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 37% भाग जो है अंतस्थलीय मत्स्य से आता है। यानी प्रमुख इसमें मछलियां जो होती है जो भारत में अधिकतर बिकती है, कतला, रोहू, रोहिता, काला वासील, मुगल और कार्प, ये सारे के सारे जो है भारत में बड़ी ही जो है विशेषताओं के साथ मिलते हैं और इसका जो है लोग सेवन भी करते हैं। देश की सागरीय मछलियों के कुल उत्पाद का 97% से ज़्यादा भाग जो है अंतस्थलीय मछलियों का 70% से ज़्यादा हिस्सा केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात से आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है समुद्र और नदियों के किनारे हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार रहती है। यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि ये सभी तटीय राज्य हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे राज्य समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है मछलियों की भरमार बनी रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है बॉक्स। देखिए इस बॉक्स के जितने भी बातें लिखी गई है वो सारांश के रूप में होती है, समरी के रूप में होती है। तो इसको आपको नोट डाउन अपने कॉपी में कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर नोट कर लेते हो तो कई मानने में अब सारे क्वेश्चन को जो है भली भांति अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाती हो। कहते भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग जो है वनाच्छित है, जो कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति के दिए गए आंकड़ों से काफ़ी कम है। तो ये आप समझ सकते हो कि जो आंकड़े दिए गए हैं बहुत ही कम है हमारे देश के लिए, 23%, जो बहुत दुखदायक परिस्थिति है और आने वाले समय में इसका परिणाम भी जो है इंसानों को भोगना पड़ सकता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश के कुल क्षेत्रफल का 33% भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए। अब देखिए 33% की मांग की जा रही है, लेकिन 23% है, तो कहते हैं काफ़ी कम हो चुका है। और कहते हैं 33 क्यों, भारत में 50% जो है होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और ये बहुत दुखदायक परिस्थिति है जिससे जो है सरकार को निपटना चाहिए और हर एक व्यक्तियों को जो है इस पर महत्वपूर्ण योगदान भी देने की आवश्यकता है। भारत में पशुओं की लगभग जो है 75,000 प्रजाति और पक्षियों के 1,200 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। विश्व की कुल भैंसों का जो है 57% व मवेशियों की कुल संख्या का जो है 15% हिस्सा भारत में ही पाया जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में मत्स्य के 4 प्रकार जैसे कि सागरीय, स्वच्छ जल, कहते एम्चुअरी और पेरस मत्स्य के पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण था हमारे इस सिलेबस में इस चैप्टर का होना। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो जितना हो सके आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, और कहते हैं हेल्प करना आपका दायित्व भी रहता है, क्योंकि अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर को देखते हो तो इतना तो कष्ट आप उठा ही सकते हो और आपको कुछ भी नहीं करना है दूसरे बच्चे तक वीडियो को पहुँचाने के लिए। सिर्फ लिंक को यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। कहते हैं ये करना आपके लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि आप अगर तिरपान सेंटर को चाहते हो, अच्छा लगता है, तो आपका भी फर्ज है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक अगर आप रिसर्च करना चाहोगे तो आपको शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र न आए, लेकिन अगर सब्सक्राइब करके रख लेते हो तो आप जब मर्जी चाहो मेरे चैनल पे आ सकते हो। और यहाँ पर जो है वीडियो की भरमार है, तो आप वीडियो में आप जो भी वीडियो देखना है देख सकते हो। अगर आप सिलेबस के अंतर्गत देखना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, और प्लेलिस्ट में जो है हर एक टॉपिक के अंतर्गत सभी वीडियो विद्यमान है, सिलेबस के अंतर्गत है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, समझ सकते हो और जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो।